नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। पेड़ से बंधे ये तीनों लोग जलदाय विभाग के कर्मचारी हैं, जिन्हें लोगों ने बंधक बना लिया। तस्वीरें अलवर के भुगोर ग्राम पंचायत की हैं, जहां महिलाओं से बदतमीजी करने पर जलदाय विभाग के कर्मचारियों को पेड़ से बांधकर बंधक बना लिया गया। महिलाओं ने जलदाय कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान एक कर्मचारी शराब के नशे में धुत दिखाई दिया। दरअसल इलाके में पानी सप्लाई की समस्या कई महीने से बनी हुई है, जिसको लेकर लोग लगातार अपना विरोध जताते रहे हैं। इसी दौरान गुरुवार को अपनी शिकायत लेकर गए लोगों से इन कर्मचारियों ने बदतमीजी की, जिसके बाद लोग भड़क उठे और तीनों कर्मचारियों को पेड़ से बांध दिया। घटना की सूचना के बाद जेईएन सीताराम सैनी मौके पर पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया, जिसके बाद महिलाओं ने भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। ये पीएचडी ब्लॉक उमरेन वालों ने इतनी अति कर रखी है। रात को लेडीजें पानी के लिए फोन करती है तो रात को गंदी गालियां देते हैं और न कोई पानी का शेड्यूल है। किस टाइम जो पैसा दे रहा है उसके तो रात को 1 बजे भी पानी दे रहे हैं और जो बिल भोगता है उनको आज 1 महीने से इतना परेशान कर रखा है, हद से ज्यादा। जिसका सेवन सेहत बनाने के लिए कर रही हूँ और वही आपकी सेहत के लिए खतरनाक बन जाए, फिर क्या किया जाए। डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलावट के कारण लोगों की सेहत पर विपरीत असर पड़ रहा है। अलवर में भी सरस डेयरी में 3 महीने के अंदर दूसरी बार मिलावटी दूध पकड़ा गया है। डेयरी प्रशासन को रामगढ़ से आने वाले दूध में मिलावट की शिकायत मिली थी। इस पर विजिलेंस टीम ने रामगढ़ से आए टैंकर की जब जाँच की तो दूध में मिलावट की पुष्टि हुई। इसके बाद डेयरी प्रशासन ने करीब 3500 लीटर के दूध को अधिकारियों की मौजूदगी में नाले में बहा दिया। सरस डेयरी के चेयरमैन ने कहा कि 3 घंटे बाइक पर पीछा कर टैंकर को पकड़ा गया। लोगों का सरस डेयरी पर विश्वास है, इसलिए लोगों का विश्वास नहीं टूटने दिया जाएगा और मिलावट पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस जिले के और शहर के लोगों ने हम पर विश्वास कायम किया है और उस विश्वास को मैं बरकरार रखते हुए इधर की तरफ मेरी मार्केटिंग में लोग 20,000 जो लीटर दूध पीते थे, आज 30 से 35,000 लीटर दूध हमारा मार्केट में जा रहा है। वो हम पर विश्वास कर रहा है कि वास्तव में मिलावट पर रोक हुई है। इसलिए हमने ये तीसरी जो बड़ी कार्रवाई की है। जहां लंपी गौवंशों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, वहीं जिम्मेदारों का लापरवाह रवैया अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकता है। खुले में पड़े गौवंशों के इन शवों को देखिए। ये तस्वीरें चुरू से आई हैं, जहां लंपी महामारी गौवंशों पर कहर बनकर टूटी है। इस बीमारी से अब तक जिले में हजारों गायों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी पर काबू पाना तो दूर, शवों को यूं ही खुले में फेंक दिया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में प्रदूषण फैलने लगा है। हालांकि प्रशासन इन शवों के डिस्पोजल का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जहां दफनाया भी जा रहा है तो सिर्फ 2.5 फीट का गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसके कारण आवारा कुत्ते शवों को आसानी से बाहर खींच ले रहे हैं। सरदार शहर और तारानगर में हालात ज्यादा भयावह हैं। हालत बड़ी खराब है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में दुर्गंध फैली हुई है और महामारी का रूप विस्फोटक भी हो सकता है। तो सरकार से गुजारिश है, कम से कम इतनी नैतिकता तो बचाए रखे कि गायों के शवों का उचित ढंग से निस्तारण करें। ना ही कोई हमारी को सरकार का सहयोग मिल रहा है। हम सभी किसी भामाशाहों को द्वारा हमें थोड़ा बड़ा जो भी सहयोग मिल रहा है उससे हमारा काम चल रहा है। ये देखिए इंजीनियरिंग का कमाल। बने बनाए मकान को 4 फीट ऊंचा किया जा रहा है। इस मकान में 200 जैक लगाकर इसे 4 फीट ऊंचा उठाया जा रहा है। ये मकान 1700 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। दरअसल दौसा की कमलेश्वर कॉलोनी में जगदीश प्रसाद मौर्य ने 1998 में मकान बनाया था। उस समय ये मकान सड़क की लेवल से 5 फीट ऊंचा था, लेकिन बार बार सड़क बनने के कारण ये मकान अब सड़क की लेवल में आ गया है। ऐसे में मकान को ऊंचा करने के लिए जगदीश प्रसाद मौर्य ने हरियाणा की एक कंपनी से संपर्क साधा। कंपनी ने मकान को 4 फीट ऊंचा उठाने का ठेका लिया। इस काम के लिए 14 मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले 18 दिनों में मकान को 2 फीट ऊंचा किया गया है। इसे अभी 2 फीट और यानी कुल 4 फीट ऊंचा किया जाएगा। इस मकान को ऊंचा करने में कुल 10 लाख रुपए का खर्च आएगा।
भविष्य में पानी भरने की संभावना हो सकती थी, क्योंकि रोड बनते जाएंगे और मेरा मकान नीचे का नीचे रह जाएगा। तो मेरे दिमाग में आया, एक बार मेरे रिश्तेदार आए मेरे पास में मिलने आए थे, तो उन्होंने मकान देख करके उन्होंने बताया, अजमेर के थे वो रहने वाले, कि आप इसको जैक सिस्टम से है जो ऊपर उठवाओ। इसके नीचे चुनाई करते हैं, जैसे 1 फुट उठा लिए उसकी चुनाई कर देते हैं, फिर उसकी उठाई करते हैं 1 फुट, उसके बाद फिर चुनाई करते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से एक विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुँचना पड़ रहा है। तस्वीरें मंडला जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सुरपन नदी के उस पार के गांव दीवारा गंगोरा की है, जहां गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होने के चलते बच्चों को फिंती नदी में डोंगी के सहारे पार कर लफरा ग्राम पंचायत में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में आना पड़ता है। अगर नदी में पानी कम रहता है तो बच्चे नदी को पैदल चलकर पार करते हैं, जिससे बच्चे गीले होकर स्कूल पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को भी अपने रोजाना के कार्यों के लिए इसी नदी को पार करके आना जाना पड़ता है। ग्रामीण लंबे समय से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आज तक पुल नहीं बन पाया। वैसे तो इसका आशियाना जंगल में होता है, लेकिन इसे डीएम का आवाज भा रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोंडा की है, जहां एक तेंदुआ जिला अधिकारी के आवास के आसपास टहलता दिखाई दिया। ये पहला मौका नहीं है कि तेंदुआ अपना आशियाना छोड़ डीएम साहब के आवास की ओर आया है। 2 महीने पहले भी तेंदुआ दिखाई दिया था और आवास के अंदर पद चिन्ह भी मिले थे। एक बार फिर तेंदुआ देखे जाने के बाद डीएम आवास के अंदर कर्मचारियों में दहशत है। वहीं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से गोंडा और आसपास के इलाकों में तेंदुआ दिख रहा है, जिसकी धरपकड़ के लिए वन विभाग कॉम्बिंग कर रहा है। अब डीएम आवास के आसपास तेंदुआ दिखाई देने के बाद फिर वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। वन विभाग की टीम ने डीएम आवास के अंदर 2 पिंजरे लगाए हैं और लगातार निगरानी की जा रही है। ओडिशा में क्योंझर जिले के गोपालपुर क्षेत्र में सड़कों पर हाथियों के झुंड को देखा गया। हाथी के झुंड को देखकर लोग डरे सहमे नजर आए। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के झुंड किसान की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं रिहायशी इलाके में भी हाथी अब बेधड़क आ रहे हैं। हाथी सुबह नेशनल हाईवे 20 को पार करते देखे गए। उसके बाद से झुंड नेकदागढ़ जंगल में चला गया। वहीं दूसरी तरफ फसल बर्बाद करने के बाद हाथी नदी में अटखेलियां करते नजर आए। कुछ लोगों ने हाथियों के इस झुंड को लुडापानी नुआ गांव के पास विराल नदी में खेलते देखा और इसकी तस्वीरें खींच ली। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हाथियों के पिछले 7 दिनों में घर बर्बाद करने और फसल को हुए नुकसान को देखते हुए लोग दहशत में हैं, तो दूसरी तरफ हाथियों के पानी में खेलने का मनमोहक नजारा देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पानी से दुनिया नहाती है, पर पसीने से हम नहाते हैं, इसलिए हम अग्निवीर कहलाते हैं। जोश है हम में, हिम्मत है हम में, हम न हारते हैं ना ही झुकते हैं, क्योंकि हम अग्निवीर जो हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में 5 सितंबर से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस बहाली में युवाओं को 1600 मीटर की दौड़ समेत दूसरे फिजिकल फिटनेस की कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। जो अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं उन्हें अंदर ही रोक लिया जा रहा है, जबकि फिटनेस परीक्षा में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों को बाहर निकाला जा रहा। हालांकि बाहर निकलने वाले युवाओं का जोश और जज्बा कहीं से भी कम नजर नहीं आ रहा। वो भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते दिख रहे हैं। युवाओं में कहीं भी जोश की कोई कमी नहीं। वो असफल होने पर भी हार मानने को तैयार नहीं। इन युवाओं का कहना है कि इन्हें अग्निवीर बनकर देश की सेवा करनी है। अगली बार वो और मेहनत और हिम्मत से अग्निवीर बनने की सारी बाधाओं को पार कर लेंगे। जैसलमेर के पर्यावरण प्रेमियों ओरण बचाओ अभियान के तहत छत्रपति वीर आलाजी के शीशगंज मंदिर से छत्रपति वीर श्री सोहड़ा जी के मंदिर गांव सलखा तक पैदल यात्रा निकाले। पर्यावरण प्रेमी सुजान सिंह सलखा ने बताया कि हमारी टीम का उद्देश्य जिले की ओरण को बचाना है, क्योंकि अगर पर्यावरण को बचाना है तो ओरण को बचाना होगा, क्योंकि ओरण से पशुधन, खेती धन और हमारा रोजगार सुरक्षित रहता है।
कहा जाए तो ओरन एक प्रकार से हमारा जीवन चक्र है, जिसके लिए हमें जिले के हर आम खास के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन से अपील की है कि ओरन की जमीन को राजस्व में दर्ज किया जाए, ताकि पशु पक्षियों के साथ साथ प्रकृति को भी संरक्षण मिल सके। हमारे पूरी टीम का उद्देश्य है हर हाल में ओरन को बचाना। ओरन पूरा जिसमें का चाहे जीवन चक्र देख लो, ओरणों पे निर्भर है, चाहे वर्षा के लिए हो, चाहे खेती धन के लिए हो, चाहे पशुधन के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, और पब्लिक लोगों का रोजगार ही ओरण पे उपलब्ध है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार देर रात मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2022 का परिणाम जारी कर दिया। परिणामों में शिक्षा नगरी कोटा का दबदबा कायम है। कोटा में रहकर नीट यूजी की तैयारी करने वाली तनिष्का ने 720 में से 715 अंक लाकर देश भर में टॉप किया। तनिष्का मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है। नीट यूजी 2022 परीक्षा 17 जुलाई को हुई, जिसमें 18,72,342 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इससे पहले 2020 में कोटा कोचिंग के ही शोएब आफ्ताब 720 में से 720 अंक लाकर ऑल इंडिया टॉपर बने थे। परिणाम आने के बाद तनिष्का को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तनिष्का ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी आई, पर पेरेंट्स और टीचर्स की मदद से उन्होंने इस मुश्किल को संभाल लिया। इनके पिता कृष्ण कुमार गवर्नमेंट टीचर हैं। सरिता कुमारी भी सरकारी स्कूल में लेक्चरर हैं। भाई बहनों में सबसे बड़ी तनिष्का का परिवार हरियाणा के नारनौल में रहता है। तनिष्का की सफलता से उनके माँ बाप बेहद खुश हैं। राजसमंद जिले में पहली बार गणपति और ताजिए का विसर्जन झील में नहीं किया गया। इतना ही नहीं, करीब एक दशक के बाद पहली बार सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ऐसे में जिला पुलिस ने राजनगर थाने में पहली बार करीब 400 युवाओं का स्वागत कर धन्यवाद दिया और युवा पीढ़ी को झील संरक्षण की शपथ दिलवाई। पुलिस का मानना है कि जिले के अति संवेदनशील इलाकों में भी लोगों ने मुहर्रम, गणेश महोत्सव और जल झूलने एकादशी पर्व के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन में युवाओं की अहम भूमिका रही है। इतना ही नहीं, पुलिस के पहल पर इस बार ताजिया और गणेश प्रतिमाओं को पहली बार झील में विसर्जित नहीं किया गया। इस सभी करने में जनता का बहुत बड़ा योगदान था, राजसमंद की जनता का, जो भी इसमें वॉलंटियर थे, जिन्होंने हमारा साथ दिया उस टाइम, जो पूरे विसर्जन हुए दोनों तीनों त्योहारों में, उन सब लोगों को आज हमने बुलाया। करीब 400-500 के आसपास लड़के यहाँ पर है वॉलंटियर। इन सब लोगों का आज पुलिस और प्रशासन की तरफ से सम्मान किया गया है। प्रशासन ने जो हमारा सहयोग करके जो हमारे को ये व्यवस्थाएं दी है, मैं उनका आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उनका, जिन्होंने हमारे को इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं दी। पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखने वाले 12 के ऐतिहासिक डोल 11 की यात्रा का समापन हो गया। बुधवार की रात ये यात्रा संपन्न हुई। 12 जिले में इस पर्व का विशेष और ऐतिहासिक महत्व है। इसीलिए तो एक महीने से शहर के सामाजिक संगठन से लेकर जिला प्रशासन तक इस शोभा यात्रा की तैयारियों में लगा हुआ था। 9 अखाड़ों और 60 समाजों के देव विमानों वाले ये शोभा यात्रा ऊंट, घोड़ों और गाजे बाजे के साथ प्रताप चौक से रवाना हुई। सब्जी मंडी, श्रीजी चौक, चौमुखा बाजार, सदर बाजार, धर्मादा चौराहा, अंजुमन चौराहा होते हुए ये यात्रा डोल तालाब पहुंची, जहां इन देव विमानों का पूजन अर्चन कर जलवा पूजन संपन्न करवाया गया। इन देव विमानों के स्वागत सत्कार के लिए नगर परिषद के मेलाध्यक्ष प्रदीप विजय, जिला कलेक्टर नरेंद्र विजय, एसपी कल्याणमल मीणा भी मौजूद रहे। जलवा पूजन के दृश्य को देखते हुए शहर और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग रात तक तालाब किनारे डटे रहे। कोरोना के कारण 2 साल बाद आयोजित हुए इस डोल 11 पर्व यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल था। राजस्थान में गणेश उत्सव की धूम है। लेक सिटी यानी उदयपुर में भी कई जगहों पर आस्था श्रद्धा के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई विशेष प्रतिमाओं के साथ साथ आकर्षक पंडाल देखने को मिल रहे हैं। बापू बाजार में स्थापित गणपति का नोटों से विशेष श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार के लिए 33,33,333 रुपए के नोट इस्तेमाल किए गए हैं। इस अनूठे और अद्भुत श्रृंगार के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ पंडाल पहुंच रही है। यहाँ के गणपति को उदयपुर चार राजा के रूप में भी पहचाना जाता है। नित्य प्रतिदिन यहाँ विशेष श्रृंगार किया जाता है। बुधवार को विशेष श्रृंगार के साथ ही महाआरती भी की गई।
इधर जगदीश चौक, गढ़िया देवरा, गणगौर घाट और नवयुग मंडल के संयुक्त तत्वाधान में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ अष्टधातु से निर्मित गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। इस गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाता। हर वर्ष मंडल के एक कार्यकर्ता के घर गणपति बप्पा विराजमान होते हैं और प्रतिमा की साल भर पूजा अर्चना की जाती है। माँ की भक्ति में लोग झूम रहे हैं। कोई घोड़े पर सवार है तो कोई रथ में, कोई ऊंट गाड़ी में तो कई लोग दो पहिया पर। मनोरम दृश्य देखते ही बन रहा है। मन में भक्ति के साथ साथ उल्लास भर देने वाली ये तस्वीरें स्वर्ण नगरी यानी जैसलमेर की हैं, जहां हिंगलाज माता का महोत्सव मनाया जा रहा है। भव्य शोभा यात्रा के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा हनुमान चौराहे से रवाना हुई, जो गांधी चौक, मुख्य बाजार, गोपा चौक, आसनी रोड, सुथार पाड़ा होती हुई हिंगलाज मंदिर गांधी कॉलोनी पहुंची, जहां मां हिंगलाज के चरणों में सभी समाज बंधुओं ने वंदन किया और पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा के विसर्जन स्थल पर प्रसाद और न्याती भोजन की व्यवस्था समाज भवन में की गई। हिंगलाज महोत्सव लौद्रवा के हिंगलाज माताजी के मंदिर प्रांगण में मनाया जाता है। महोत्सव के दौरान मेले में कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देते हुए वास्तव में आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब इसी तरह जुटे रहे और हमारा जब शोभा यात्रा निकली तो हमें सभी समाजों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। जैसलमेर समाज को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्य जो इतने बढ़िया रैलियां निकाली है, जिसमें सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। गुलाब नगरी में इन दिनों मिस्र की झलक देखने को मिल रही है। जी हाँ, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इन दिनों अनूठी प्रदर्शनी चल रही है। 7 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में मिस्र के प्रसिद्ध शासक तूतनखामून के 3500 साल पुराने मकबरे में दफनाई गई वस्तुओं की करीब 250 प्रतिकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदेश के कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के साथ विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती गायत्री राठौर ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन जवाहर कला केंद्र बीकानेर की धोरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी और मिस्र की संस्थान फेहरोज लैंड की ओर से किया गया है। प्रदर्शनी के भारतीय संयोजक चित्रकार मनीष शर्मा ने बताया कि 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविदों की एक टीम ने तूतनखामून की कब्र को खोजा था। इस ऐतिहासिक घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। सभी कलाकृतियों को मिस्र से यहाँ लाया गया है। मिस्र के डॉक्टर मुस्तफा अल जैबी ने 30 वर्ष की मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। बहुत ही कीमती है, बहुत अच्छे आर्टिस्टों के द्वारा बनाई गई है और जीवंत लगती है। मैं आर्टिस्टों का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। अब मैंने ज्यादा नाटक नहीं किया, पैसा अंदर चला गया, अंदर गया तो मैं तो सीधा आदमी, मैंने तो कभी किसी दूसरे की पत्नी से बात नहीं की। अब खुद री लुगाई किधर बात करूं। कवियों के मुखार विंद से नौ रस झरता है और लोग उसमें गोते लगाते रहे। किसी ने नव दंपति के संवादों को सजीवता प्रदान कर ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया, तो किसी ने महाराणा प्रताप और चेतक के बीच मूक संवाद को शब्द देकर हृदय को करुणा रस से भर डाला। राजसमंद में गणपति महोत्सव के दौरान आयोजित विराट कवि सम्मेलन में देश से आए नामचीन कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को कभी हंसाया, कभी रुलाया तो कभी दिल में जोश भर डाला। लॉफ्टर फेम सुनील जी, बुद्धि प्रकाश दाधीच, पदम अलबेला की कविताओं ने लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। हास्य कवि कानू पंडित ने सामाजिक ताने बाने और नए दुल्हा दुल्हन के बीच के संवाद को चुटीले अंदाज में पेश किया। करुण रस के कवि नरेंद्र रावल ने महाराणा प्रताप और चेतक के बीच संवाद को करुण भावनाओं के गीत के जरिए पेश किया और दर्शकों को झकझोर दिया। हरा जेड़ा साथी चेतक हुआ नाही होवेला, मत जा मारा प्यारा साथी यो राणो जुर जुर रोवेला। दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में एक ओणम शुरू हो गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान केरल में खासी धूम रहती है। त्योहार के शुभारंभ के साथ ही लोगों ने अपने घरों में विशेष सजावट शुरू कर दी है।
राज्य के कोझिकोड में लोगों ने फूलों की शानदार आकृतियां बनाकर इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। इधर ओणम को लेकर कोची के थीरिकारा के वामन मूर्ति मंदिर में खास आयोजन किया गया। त्योहार के पहले दिन मंदिर में विशेष झांकी निकाली गई। इस दौरान भगवान के वामन अवतार का प्रसंग साकार हुआ। भगवान वामन का वेश धारण करे बालक की भक्तों ने पूजा अर्चना की। दरअसल ओणम का त्योहार भगवान के वामन अवतार और दैत्यराज बलि से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान वामन ने बलि को पाताल भेज दिया था। ओणम इस घटना की याद में मनाया जाता है। माना जाता है कि ओणम के दौरान महाराज बलि अपनी प्रजा से भेंट करने पाताल से आते हैं। इसे खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए भी मनाया जाता है। तकनीकी और आर्थिक कारणों से सूरत के हजीरा और भावनगर के घोघा बंदरगाह के बीच बंद हुई फेरी सर्विस एक बार फिर क्रूज की नई सुविधाओं के साथ शुरू हो गई है। गुरुवार को फेरी की कॉमर्शियल ट्रायल शुरू हो गई। हालांकि विधिवत उद्घाटन बाद में होगा। दोनों बंदरगाहों के बीच वॉइस एक्सप्रेस और वॉइस सिम्फनी 2 फेरियों का संचालन किया जाएगा। फेरी में 100 किलोवाट की सोलर पैनल लगाई गई है। हालांकि इंजन सोलर एनर्जी पर नहीं चलेगा। सोलर एनर्जी का उपयोग एसी समेत अन्य सभी सुविधाओं के लिए किया जाएगा, जिससे करीब हर ट्रिप में 400 से 500 लीटर डीजल की बचत होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। किराया भी बहुत अधिक नहीं बढ़ाया गया है। सभी की जरूरतों का ध्यान रखा गया है और वॉइस एक्सप्रेस संपूर्ण एसी है। इसमें 3 कैफेटेरिया, गेम जोन, समुद्र को निहारने के लिए टॉप डेक है। वॉइस में 180 एग्जीक्यूटिव, 115 बिजनेस, 80 स्लीपर, 22 वीआईपी लाउंज, 11 केबिन की सुविधा भी दी गई है। इसके साथ इसमें 70 कार, 50 बाइक, 25 टेम्पो और 55 ट्रक जा सकेंगे। शिक्षक छात्रों का भविष्य गढ़ते हैं। जो बच्चे अपना नाम तक नहीं लिख पाते हैं, उन बच्चों को शिक्षक एक सफल इंसान बनाते हैं। वहीं शिक्षक भी हर संभव प्रयास कर बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इन शिक्षिका को ही देख लीजिए, जो बच्चों को गा गा कर पढ़ा रही हैं और खेल खेल में बच्चों को गिनती भी सिखा रही हैं। शिक्षिका के पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। ये वीडियो भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड में संचालित प्राथमिक विद्यालय अंबा का बताया जा रहा है। शिक्षिका द्वारा बच्चों को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से सब्जियों और अन्य उपयोगी सामानों का अंग्रेजी में नाम और उसका हिंदी में अर्थ भी समझाया जा रहा है, जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हो रहा है। इसी के साथ ही 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।